हेलो एवरीवन। जय श्री श्याम सबको। अच्छा, आज हम लोग जब मिल रहे हैं इस क्लास में तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इस क्लास में मिलने का, वो हमारा बहुत ही सिंपल सा है। वो है हमारा क्या, कि हम लोग जो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर अभी पढ़ चुके हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस है आईसीआई के मटेरियल में, ठीक है, इंटर लेवल पे, चाहे सो वो पीछे वाले क्वेश्चंस हो या फिर एग्जाम्पल वगैरह हो, वो सारे के सारे हम लोग डायग्रामेटिकली मैंने देखो वर्ड यूज किया डायग्रामेटिकली, कि मतलब डायग्राम के बेसिस पे मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग चालू करते हैं अपना क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सीरीज। अच्छा, मैं कैसे करवाने वाला हूँ ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। मैं कोई भी क्वेश्चन उठाने से पहले ना उसका प्रोविजन जो है वो आप लोग को रिकॉल करवाऊंगा, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, सारे के उसके बाद में मैं उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे उठाऊंगा। जिससे कि क्या होगा, एक बार प्रोविजन रिकॉल हुआ या थोड़ा सा जो आप लोग के दिमाग में मिट्टी जम गई होगी वो साफ हो जाएगी, तो आप लोग भी रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक, है ना। तो समझना, हम लोग जानते हैं कि ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, ठीक है, ये कौन से एक्ट से गवर्न होता है। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हो, आईजीएसटी एक्ट, है ना। और इसमें टोटल्स कितने हैं, ये प्लेस ऑफ सप्लाई के जो चैप्टर है इसमें दो तरीके के प्रोविजंस है, जो कि दो तरीके के प्रोविजंस है, ठीक है। मतलब दो तरीके के प्रोविजंस है, मतलब एक प्रोविजन है जो कि गुड्स से रिलेट करता है, और एक है हमारा सर्विसेज से। जो सेक्शन नंबर गुड्स से रिलेट करता है वो कौन कौन सा है, वो है एक हमारा सेक्शन नंबर 10, एक है 11। और जो सर्विसेज से करता है वो क्या है हमारा 12 और 13। ठीक है, अब ये 10 कब लगता है, जब डोमेस्टिकली गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। और 11 कब लगता है, जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। 12 कब लगता है, जब सप्लायर और रिसीवर दोनों इंडिया के अंदर में है तो। और 13 कब लगता है, जब सप्लायर या रिसीवर दोनों में से कोई भी अगर एक जन इंडिया के बाहर है तो 13 का लगता है। तो 13 के प्रोविजन के बेसिस पे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करते हैं सर्विसेज का। समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा रिवाइज नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा मैंने बस करवा दिया। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 10 के ऊपर में। 10 के ऊपर में पहले ए बी सी डी ई था। अब एक पहले 5 क्लॉजेस थे, ठीक है, सब क्लॉजेस 10 के अंदर में। बट अब एक नया इंसर्ट किया गया है जिसका क्या है, जिसका सेक्शन है 10(1)(c)(a)। ये मैं बताऊंगा आपको बाद में कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसको मत याद रखना, अभी एक बार के लिए भूल जाओ इसको, बट ये याद रखना कि एक कुछ नया आया, पहले हम लोग 5 पढ़ते थे, अब वो 6 हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले इसका सीरीज क्या है, 10 का कैसे चलता है देखो। 10(1) पहला है ए, जो कि हम लोग को बताता है मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस, है ना, याद होगा सबको मूवमेंट ऑफ गुड्स का। फिर बी क्या बताता है हमारा, बिल टू शिप टू मॉडल। फिर हमारा सी क्या बताता है, नो मूवमेंट का। फिर हमारा डी क्या बताता है, गुड्स जहां पे असेंबल्ड या इंस्टॉल्ड होता है वो वाला। और ई क्या बताता है हमारा, वेरी गुड, गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड। अच्छा, सबको ये तो पता है कि ए बी सी डी ई किससे डील करता है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी पता होगा कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। क्या बोल रहे हो, वेरी गुड, क्या बोल रहे हो, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होता है। जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होगा, है ना। वेरी गुड। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई थर्ड पार्टी का लोकेशन। क्या, थर्ड पार्टी का लोकेशन मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी। वेरी गुड, चलो, आप सबको याद है। नो मूवमेंट के केस में क्या होगा हमारा, नो मूवमेंट के केस में क्या होगा जल्दी बताओ। वेरी गुड, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जहां पे गुड्स रखा हुआ है जब डिलीवरी कर रहे हो वही लोकेशन ऑफ गुड्स,
एट डिलीवरी टाइम, एट डिलीवरी, ठीक है। असेंबल्ड का क्या होगा, जहां पे गुड्स को असेंबल्ड किया जा रहा है या इंस्टॉल किया जा रहा है, प्लेस वेयर इट इज असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, इट इज असेंबल्ड या इंस्टॉल्ड, ठीक है। गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड का क्या होगा, जहां पे वो गुड्स को चढ़ाया जा रहा है, जहां पे वो गुड्स को चढ़ाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, यही था। चलो ठीक है, एक बार मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दिया। अब एक बार मैं करवाऊंगा आप लोग को, कब, जब जब अपने प्रोविजन इसके रिलेटेड डील करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हमारा सबसे पहला प्रोविजन गुड्स के रिलेटेड, जो कि बात करेगा कौन, सेक्शन नंबर 10। 10 का भी स्पेसिफिकली बात करूं तो कौन, 10(1)(a), ठीक है। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है ये, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब भी अगर कोई एक ऐसा सप्लाई कर रहा है, सप्लायर रेसिपिएंट को, जिसमें गुड्स का एक जगह से दूसरा जगह हिलना डुलना हो रहा है, तो ये वाला प्रोविजन लगता है, हमें याद है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते थे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, जब गुड्स का मूवमेंट होगा तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जहां पे वो सामान का मूवमेंट खत्म हो रहा है, मतलब जहां पे जाके अल्टीमेटली सामान पहुंचाना है हमें, ठीक है, यही बोलते थे हम लोग। क्या बोल रहा है देखो, इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई is the location of the goods at the time when the movement of goods terminate for the delivery to the recipient, ठीक है, यही था। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं, और देखो मैं दिखा देता हूँ, ये जो एग्जांपल है इसका मैंने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम, तो अपने इसको खाली रीड करेंगे और समझेंगे वहां से, तो समझना। बब्बन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र, बब्बन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है, नासिक महाराष्ट्र का। वो क्या कर रहा है, 10 रेफ्रिजरेटर सेल्स 10 रेफ्रिजरेटर्स टू छगन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ छगन प्राइवेट लिमिटेड इन पुणे। ठीक है, केस क्या हुआ समझो। एक क्या नाम था, याद आया आप लोग को सबको, कि ये जो बब्बन बब्बन प्राइवेट लिमिटेड था अपना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, छगन प्राइवेट लिमिटेड को क्या भेज रहा है, 10 रेफ्रिजरेटर्स भेज रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा इस केस में, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो समझो, मैंने क्या किया, बबन को बी प्राइवेट लिमिटेड कर लिया, जो कि कहाँ का था हमारे क्वेश्चन में, नासिक महाराष्ट्र का, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 10 रेफ्रिजरेटर्स टू छगन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। और जब ये इसको बेचा तो छगन क्या करेगा, उसको उसके बदले पैसा दे रहा है ना। अब ये पैसा दे रहा है तो बताओ यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा इस केस में। बताओ, बबन क्या कर रहा है, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, बी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, सी प्राइवेट लिमिटेड को 10 फ्रिज बेचा, एकदम सिंपल में बोलता हूँ, 10 फ्रिज बेचा। और कहाँ पे भेज रहा है वो उस गुड्स को बेचा, तब वो कहाँ पे, उसने ये बोला, जिम्मा लिया कि मैं ये तुम्हें डिलीवरी करवा दूंगा, और कहाँ करवा दूंगा ये डिलीवरी, तुम्हारे जगह पे, और तुम्हारा जगह क्या हुआ, पुणे महाराष्ट्र। तो बताओ ये कौन सा केस लगेगा यहाँ पे। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, यहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा किस पे, सेक्शन 10(1)(a) के बेसिस पे, जो कि बोलता है क्या, प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, पुणे महाराष्ट्र, वेरी गुड, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। मैं इस बब्बन को ना बी पढ़ूंगा आपसे, ठीक है। बी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल्स 20 रेफ्रिजरेटर टू डी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद गुजरात फॉर डिलीवरी एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ डी प्राइवेट लिमिटेड इन अहमदाबाद। बताओ क्या हो रहा है। ये जो बी प्राइवेट लिमिटेड है, ये नासिक महाराष्ट्र का है, ये नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर में कोई जगह है, ठीक है। उसके अंदर इसका क्या है, बिजनेस है, ये कौन हुआ, ये सप्लायर हुआ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कोई डी प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि कौन है हमारा, जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिपिएंट, और जो बेचता है उसको सप्लायर, वेरी गुड। तो ये सप्लायर क्या कर रहा है, 20 फ्रिज बेच रहा है डी प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि कहाँ की है, अहमदाबाद गुजरात की, ठीक है। और अहमदाबाद गुजरात की जो डी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बदले में उसको रुपया पे दे रही है, ठीक है।
तो बताओ इसके केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हम लोग क्या बोले थे कि जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? अगर एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाया जा रहा है, दूसरी जगह गुड्स को लेके जाया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। और उस केस में हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है? जहां पे वो उस गुड्स का हिलना डुलना बंद हो जाएगा, और वो कौन सी जगह है? जहां पे वो डिलीवरी हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोग जिसको याद नहीं है, मैं तो वो लोग ये वीडियो देखते वक्त मेरे इतने बोलने के बाद में कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाए, तो इसीलिए मैं बार बार इसको इतना रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लेस क्या बन जाएगा? लोकेशन वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, और वो क्या होगा हमारा? अहमदाबाद, गुजरात। वेरी गुड। समझ में आया? ठीक है, चलो आते हैं अब हम लोग अपने 10(1)(b) पे। 10(1)(b), supply involving movement of goods where goods are delivered to the recipient on the instruction of the third person। बिल्ड टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं इसको, और ये सेक्शन 10(1)(b है। ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आईसीआई हर अटेम्प्ट में मैक्सिमम पूछता है बच्चे से। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को याद है कि हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता था? याद है क्या बोले थे हम लोग अभी? प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, है ना? तो चलो इसका भी देख लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। टी तोलाराम लिमिटेड, जो कि क्या है हमारा, हम लोग इसको क्या बोले कि टी लिमिटेड, तोलाराम लिमिटेड, टी लिमिटेड। ये क्या है? सप्लायर। चलो इस बार क्वेश्चन ने खुद नहीं बता दिया कि ये सप्लायर है, जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है? इन उत्तर प्रदेश, हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट नोएडा। ठीक है, नोएडा कहाँ? यूपी में ही आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। चलो किसी को अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि टी लिमिटेड कहाँ का है? नोएडा, उत्तर प्रदेश का। और ये क्या है? ये एक सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है। आस्क भोलाराम लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद, गुजरात। टी लिमिटेड क्या करता है? ये किसको बोल रहा है? भोलाराम लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद, गुजरात टू डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन टू इट्स बायर झोलाराम लिमिटेड एट जयपुर, राजस्थान। तो क्या हो रहा है समझो। ये टी लिमिटेड है जो कि कहाँ का रहने वाला है? यूपी का। वो क्या कर रहा है? वो बी लिमिटेड जो कि भोलाराम लिमिटेड है, जो कि कहाँ का है? गुजरात का। उसको क्या बोलता है? देखो पढ़ते हैं। आस्क टू डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन टू जे लिमिटेड। ठीक है, वो टी लिमिटेड क्या बोल रहा है बी लिमिटेड को कि सुनो, मेरा एक कस्टमर है जो कि जे लिमिटेड है, जो कि कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो वॉशिंग मशीन का धंधा करते हो ना, तो आप मेरे को नहीं भेजना ये वॉशिंग मशीन, आप मेरे को भेजोगे। फिर मैं क्या करूंगा? उस वॉशिंग मशीन को उठा के वापस ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा के जे लिमिटेड को भेजूंगा। तो आप एक काम करो, डबल डबल खर्चा लगेगा कि आप पहले गुजरात से यूपी भेजोगे, यूपी से फिर राजस्थान जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट, मैं आपको एड्रेस दे दे रहा हूँ अपने जे लिमिटेड का, आप डायरेक्ट उसको माल लगा दो। ठीक है, तो ये बोल देता हाँ ठीक है, लगा देंगे। तो ये डिलीवरी कर दे रहा है। और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? इस केस में देखो दो इनवॉइस बनेंगे। किसी को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इस केस में दो इनवॉइस बनेंगे? अब कोई अगर मेरे को ये बता सके कि दो इनवॉइस किस किस के बीच में बनेंगे, तो मैं मान जाऊंगा उसको प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। कोई बता पाएगा? चलो मैं बताता हूँ। एक बनेगा टी और बी के बीच में, और एक बनेगा टी और जे के बीच में। समझना कैसे? बी लिमिटेड टी लिमिटेड के कहने पे वॉशिंग मशीन किसको भेज रहा है? मैं बोल रहा हूँ भेज रहा है, बेच नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ भेज रहा है। किसको भेज रहा है? जे लिमिटेड को। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो बी लिमिटेड अपनी ये जो वॉशिंग मशीन भेज रहा है, इसका पैसा किससे लेगा? इसका इनवॉइस किसको देगा? वो तो टी लिमिटेड को देगा।
तो एक इनवॉइस टी और बी के बीच में बनेगा अपना अकाउंट सेटल करने के लिए, है ना। और एक इनवॉइस किसके बीच में बनेगा, टी और जे के बीच में, कि जिसको वॉशिंग मशीन बेचा, जिसको वॉशिंग मशीन बेचा, मैंने यहाँ पे बेचा वर्ड यूज किया है, वो उससे वो जो सप्लायर है जिसने बेचा, वो उससे पैसा लेगा ना कस्टमर से, तो टी किससे लेगा, जे से। तो बताओ ये दो केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, तो इन दोनों केसेस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना दो अलग अलग प्रोविजन का इस्तेमाल होता है जब हमसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज याद रखना, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पर्सन गुड्स भेज रहा है, एक पर्सन गुड्स भेज रहा है किसी और के कहने पे किसी और पर्सन को, तब उस केस में तो 10(1)(b) का प्रोविजन लगता है। और 10(1)(b) का प्रोविजन कहाँ लगेगा, टी एन बी के बीच में या टी एन जे के बीच में। भेज कौन रहा है, बी लिमिटेड, किसके कहने पे, टी लिमिटेड के कहने पे, किसको, जे लिमिटेड को। मतलब ये सप्लायर बना, अगर फर्स्ट सिनेरियो देखे तो ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन टी लिमिटेड। तो थर्ड पर्सन के कहने पे टी लिमिटेड के बी लिमिटेड जे लिमिटेड को सामान भेज रहा है, तो उस केस में क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, थर्ड पर्सन की लोकेशन जिसके कहने पे वो सामान भेजा जा रहा है, जो कि क्या हो गया, नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे केस में कैसे निकलेगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन, वो निकलेगा जहां पे, ये तो नॉर्मल सिनेरियो हो गया सप्लायर और रेसिपिएंट का, यहाँ पे किसी के कहने पे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लगाएंगे, सेक्शन 10(1)(a), जहां पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा। और गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, वेरी गुड, राजस्थान। समझ में आया सबको, समझ में आया। तो यहाँ पे समझ में आया किसी को क्या लिखा है मैंने, ये 10(1)(a) क्यों लिखा था, क्योंकि टी और जे के बीच में, टी एंड जे के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर 10(1)(a), बट टी और बी के बीच में किसके बेसिस पे होगा, 10(1)(b)। समझ में आया। चलो जो जो बोल रहे जिसको समझ में आया उससे मैं यहाँ पे आके पूछता हूँ कि उसको कितना समझ में आया। अब देखते हैं आप लोग को कितना समझ में आया। चलो समझना क्या है, एक पी लिमिटेड है जो कि कहाँ का है, पुणे महाराष्ट्र का। ठीक है, एक पी लिमिटेड कंपनी है जो कि कहाँ की है, पुणे महाराष्ट्र। वो बी लिमिटेड को क्या बोलती है, वो हाँ बोलती है कि मैं आपको 500 फोन बेचूं, 500 फोन बेचूंगी। वो हाँ बोल रही, बेचा नहीं है, वो हाँ बोल रही कि मैं 500 फोन आपको बना लेती हूँ, उसके बाद बेच दूंगी। और बी लिमिटेड कहाँ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अच्छा, जब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा हुआ है ना सबने सीपीटी में, तो इन लोग ने अभी खाली एग्रीमेंट एंटर किया, एग्रीमेंट में एंटर किया, अभी कुछ ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ नहीं है। तो जब ये एग्रीमेंट एंटर किया तभी बी लिमिटेड के पास में कॉल आता है एक जन से, जो कि कौन है, के लिमिटेड से। और के लिमिटेड बोलता है बी लिमिटेड को, देखो क्या बोल रहा है, हेलो। बी लिमिटेड बोलता है हाँ कौन, बोलता है मैं के लिमिटेड, बोलता है अच्छा हाँ के लिमिटेड बोल, बोलता है के लिमिटेड बोलता है कि सुनो ना बी लिमिटेड, मेरे को बहुत अर्जेंटली 500 मोबाइल फोन की जरूरत है एक कस्टमर को। ठीक है, तो क्या तुम ये ऑर्डर, मेरा रिक्वायरमेंट, ऑर्डर का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे। तो क्या बोला, देखो पहले स्टेप में क्या पूछा, इन दोनों ने एग्री किया था सेल करने का फोन। दूसरा केस में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में कि इस ये ऑर्डर देता है 500 फोन का बी लिमिटेड को। ठीक है, तो बी लिमिटेड बोलता है हाँ हाँ के लिमिटेड, तुम्हारा और मेरा इतना अच्छा बिजनेस रिलेशन है कि मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को प्रायोरिटी पे डील करता हूँ, तो ये वाला भी मैं आपको ऑर्डर फुलफिल कर दूंगा। तो ये उसको थैंक यू बोल के कॉल काट देता है। अब बी लिमिटेड जैसे ही के लिमिटेड कॉल काटता है, उसके बाद में कॉल लगा देता है किसको, पी लिमिटेड को, और उसको बोलता है कि सुनो ना पी लिमिटेड, क्या बोल रहा है, सुनो ना पी लिमिटेड, जो सामान आप मेरे को भेजने वाले थे प्लीज वो मुझे मत भेजना। तो बोलता है अरे क्यों, मैं तो आपके कहने पे बना लिया 500 मोबाइल फोन। बोलता है अरे नहीं, मैं कैंसिल ऑर्डर नहीं कर रहा, ऑर्डर को पूरे को कैंसिल नहीं कर रहा, बस मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि मुझे भेजने की जगह आप, मेरा एक कस्टमर है के लिमिटेड राजस्थान में, उसको भेज देना। तो पी लिमिटेड बोलता है ठीक है हो जाएगा। तो अब इस केस में भी देखो दो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, और दो प्लेस ऑफ सप्लाई किस किस के बीच में निकलेगा ये हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, पहला प्लेस ऑफ सप्लाई किसके किसके बीच में निकलेगा, एक पी लिमिटेड और एक बी लिमिटेड, है ना, एक पी लिमिटेड पी एंड बी के बीच में, और एक किसके बीच में निकलेगा, बी एंड
के बीच में। अच्छा, ये जो पी एंड बी के बीच में जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, ठीक है, उसका उस पे कौन सा प्रोविजन लगता है? 10(1)(a ना, 10(1)(a ना। सही। 10(1)(b), 10(1)(b। और 10(1)(b) क्या बोलता है कि थर्ड पार्टी की लोकेशन को हम लोग मानते हैं क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन हुआ, कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखो, ये फर्स्ट पार्टी हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। तो थर्ड पार्टी का प्लेस क्या हुआ? यूपी। और यहाँ पे कौन सा लगेगा? 10(1)(b) है ना, 10(1)(b। सर गलत बोल रहे हो, 10(1)(a। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे 10(1)(a लगेगा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? राजस्थान। यहाँ पे क्या हुआ? राजस्थान। ठीक है। तो देखो, यही बोला है, प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन पी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड क्या बनेगा हमारा? बोलो। 10(1)(b) के हिसाब से यूपी। और यहाँ पे बी लिमिटेड एंड के लिमिटेड में क्या बनेगा? जयपुर। मान लेते कि राजस्थान का जयपुर था। ठीक है, जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल समझ में आया। अच्छा, ये क्या भैया कहीं पे है क्या आईसीआई के मैट में? नहीं, ये आईसीआई के मैट में नहीं है। ये मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनल का भी एक क्वेश्चन लिया है, ये जो अभी थर्ड केस करवा रहा हूँ। इससे ऊपर ना यार, आईसीआई कभी भी इंटर में कुछ नहीं बना पाएगा। अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चंस भी अगर आपको इजी लग रहा होगा, तो उसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट पूरा पानी हो चुका है यार। अब इसके ऊपर आप कभी नहीं अटकोगे अगर ये सब समझ में आ जा रहा है तो। ठीक है, चलो केस नंबर 3 देखते हैं। एक डी लिमिटेड है, ठीक है, जो कि कहाँ का रहने वाला है? पंजाब का। और एक है ए लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है? राजस्थान का। डी लिमिटेड देखो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है ए लिमिटेड को। वो बोलता है गिव्स एन इंस्ट्रक्शन टू सप्लाई 100 बैट ऑर्डर टू ई लिमिटेड। अब सिनेरियो समझो, स्टोरी समझो, हुआ क्या? एक दिन की बात है, ठीक है, डी लिमिटेड उठा, और डी लिमिटेड को उठते ही कॉल किसका आ रहा है? ई लिमिटेड का। ई लिमिटेड बोलता है कि डी लिमिटेड, मुझे 100 बैट चाहिए, तो तुम क्या मेरे को 100 बैट भेज पाओगे पंजाब में? तो वो बोलता है हाँ हाँ, भेज दूंगा। तो उसके बाद में डी लिमिटेड अपने मैन्युफैक्चरर को कॉल करके बोलता है कि भैया 100 बैट का रिक्वायरमेंट है, जल्दी भेज दो। तो वो बोलता है कि ठीक है, भेज रहा हूँ आपकी जगह पे। तो डी लिमिटेड बोलता है नहीं, मेरी जगह पे नहीं, मैं एक अपने कस्टमर का एड्रेस दे रहा हूँ, वहां पे भेजना। तो बोलता है ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ए लिमिटेड क्या करता है, ई लिमिटेड को बैट भेज देता है, किसके कहने पे? डी लिमिटेड के कहने पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई दो निकलेगा। एक किस किस के बीच में निकलेगा? अब तो यार आप लोग के लिए बहुत इजी हो गया कि भैया हम बताएंगे। अच्छा, आप बता दो। एक प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा ए लिमिटेड और डी लिमिटेड के बीच में भैया। मैंने कहा सही बात है। और एक निकलेगा भैया डी लिमिटेड और ई लिमिटेड के बीच में। मैंने कहा चलो, ये भी सही बात है। तो ये जो निकलेगा ए एंड डी के बीच में भैया, तो वो निकलेगा 10(1)(b) के हिसाब से। मैंने कहा ये भी सही है। और ये डी और ई का किस पे निकलेगा? ये भी तो 10(1)(b) पे निकलेगा। बोले नहीं नहीं भैया, आपको पता ही नहीं है, 10(1)(a। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये जो निकलेगा, यहाँ पे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा क्या? थर्ड पार्टी का लोकेशन। और थर्ड पार्टी की लोकेशन क्या है? पंजाब। और यहाँ पे भी क्या हो गया कोइंसिडेंटली? पंजाब आएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट वहीं हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो देखो, ए लिमिटेड एंड डी लिमिटेड हम लोग बोले थे एक निकलेगा, तो देखो हमारा भी यही हुआ, ए एंड डी। दूसरा हम लोग बोले थे डी और ई के बीच में निकलेगा, तो देखो डी एंड ई। तो सबको समझ में आया? ये दोनों सबको समझ में आया? चलो, बढ़िया बात है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे पे। सेक्शन 10(1)(c सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा, ये क्या बोल रहा है भैया? हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे मूवमेंट ऑफ गुड्स ए वाले से, और बी वाले से पढ़े थे बिल्ड टू शिप टू मॉडल। बट ये 10(1)(c क्या नया अनोखा आ गया? ये बोल रहा है सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जब गुड्स में मूवमेंट नहीं है? मतलब आप किसी दुकान पे गए, आप वहीं से सामान क्या किए, परचेज कर लिए और आ गए। ठीक है, गुड्स में मूवमेंट नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है। या फिर बहुत बार क्या होता है, हम लोग कोई घर परचेस कर रहे हैं, घर के संग फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए हम लोग दो सेपरेट एग्रीमेंट करते हैं, है ना? तो देखो, घर और फर्नीचर एक ही जगह पे है, वो तो हिल के आपके पास नहीं आएगा, आपको उसके पास चल के जाना होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये सब चीज के, ये सब जगह पे अब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। पहले याद आ रहा है किसी को कि प्लेस ऑफ सप्लाई जब क्या होता है गुड्स के केस में, अगर मूवमेंट नहीं है? तो किसी को भी याद आ रहा है? तो क्या था, जहां पे गुड्स रखे हुए हैं,
कब? डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, वही हो जाता था प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो क्या लिखा है, इफ द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इज द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, कि जो गुड्स जहां पे रखे हुए हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही प्लेस को हम लोग क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। समझते हैं अभी वाला एग्जांपल के संग में कि क्या बोलना चाह रहे हैं? आओ। न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, न्यूटन जी का एक कंपनी है जो कि दिल्ली पे है, न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड हैज लीज्ड इट्स मशीन कॉस्ट 8 लाख टू ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 35,000। आफ्टर 12 months ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्ट न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड टू सेल द मशीन टू इट फॉर 5 लाख विच अग्रीड टू बाय द न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नीचे वाला नहीं पढ़ेगी, वो आंसर है वहां पे। तो समझो हुआ क्या था। 10(1)(c), ठीक है। एक कंपनी थी न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ की थी? दिल्ली की, ठीक है। वो क्या करती है, उसके पास में एक कोई मशीन था, वो किसको लीज पे दे देती है? सबको पता होगा लीज का मतलब क्या होता है। वो एक मशीन को लीज पे दे देती है ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि यूपी की कंपनी है, ठीक है। किसको दे देती है? ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को लीज पे दे देती है 12 महीना के लिए, ठीक है। लीज पे ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को, अब लीज पे दिया है तो उसके बदले में ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड हर महीने रेंट पे करता है किसको? न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड को 35,000 का। तो बताओ, अगर ये दोनों चीज देखूं मैं, तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? यहाँ पे गुड्स का सप्लाई हो रहा है या सर्विस का हो रहा है? बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो कि न्यूटन के पास में एक मशीन था, वो उस मशीन को कुछ पैसों के लिए ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को 12 महीने के लिए दे दे रहा है। तो यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी हो रही है या सर्विस रेंडर किया जा रहा है? वेरी गुड, सब लोग ने सही आंसर दिया है। क्या बोल रहे हैं सब लोग? सब लोग ने बोला है कि भैया यहाँ पे सर्विस दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, गुड्स की कोई एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो खाली उसको राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, और राइट टू यूज का मतलब हो गया सर्विस। तो आप तो अभी मेरे को गुड्स का प्रोविजन के क्वेश्चंस करवा रहे हो, तो आप सर्विस पे क्यों लिया है? मैंने कहा रुक, देख थर्ड पॉइंट भी वहां पे लिखा है ना, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने को समझ में आएगा कि अपने ये क्यों किया ऐसा। तो इसका तो मैं आपको सेक्शन 12 में आंसर दूंगा कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, बट इसका आंसर मैं अभी दे दूंगा। और वो क्या होगा, देखो फिर क्या हो रहा था थर्ड केस में, कि 12 महीना के लिए उसने एक मशीन दिया था न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को, है ना। तो 12 महीने के बाद, आफ्टर 12 month, जी लिमिटेड रिक्वेस्ट टू परचेज मशीन फॉर रुपीज 5 लाख। 8 लाख की मशीन थी, उसको जी लिमिटेड बोलता है कि भाई न्यूटन, तुम इसे 5 लाख और दे दे, और ये मशीन अब मुझे दे दे, ठीक है। तो बताओ, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? समझना। देखो, मशीन अभी कहाँ है? सबसे पहले आंसर आना चाहिए, मशीन अभी कहाँ है? मशीन तो अभी जी प्राइवेट लिमिटेड के पास में, और जी प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की है? यूपी की। अब वो मशीन खरीदना चाह रही है, तो जब खरीद रही है, जिस मोमेंट वो मशीन खरीदा जा रहा है, तो उस मोमेंट पे गुड्स का क्या कोई मूवमेंट हो रहा है? नहीं। जहाँ की तहीं रह रही है, मतलब जहाँ पे पड़ा है वहीं रह रही है मशीन, और मशीन अभी कहाँ पड़ा है? यूपी में। तो फिर मोमेंट ऑफ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया यहाँ पे? यूपी। ठीक है, देखो यही आंसर है, क्या पढ़ते हैं। In this case, there will be no movement of goods and the same will be sold on as is where basis। और ये देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो न्यूटन ने मशीन बेचा ग्रेविटी को, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा गुड्स में, क्योंकि मशीन जहां की तहां है, वहां से हिल ही नहीं रही है, और वहीं की वहीं बिक जा रही है। तो लोकेशन ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ सच सेल विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा। नोएडा मतलब जहाँ पे ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड का था, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपने भी क्या बोले थे? यूपी बनेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, फोर्थ वाला देखते हैं। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? गंगाधर लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र का है, opens a new branch office at Gurugram Haryana। It purchases a building for office from Gajodhar Builder Gurugram। It also enters into a separate contract with Gajodhar Builders
फॉर परचेज ऑफ प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर इन द बिल्डिंग। तो केस क्या होता है यहां से समझते हैं। समझना, एक जी लिमिटेड है मुंबई, ठीक है, और एक गजोदर था ना, उसका मैं दूसरे वाले का नाम रख दे रहा हूँ, गजोदर का मजूदर, ठीक है, गजोदर का मैंने क्या रख दिया, मजोदर, गजोदर का हजोदर। एक जी लिमिटेड है, एक एच लिमिटेड है। जी लिमिटेड मुंबई की कंपनी है और एच लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा हो गया ना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जी लिमिटेड परचेज कर रहा है एक नया ऑफिस बिल्डिंग, किससे, एच लिमिटेड से। प्लस वो ऑफिस बिल्डिंग तो परचेज कर रहा है, मगर साथ साथ में वो क्या कर रहा है, वो एंटर करता है एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में, किसके संग में, एच लिमिटेड के संग में, फॉर परचेज ऑफ प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर। समझ में आया क्या हो रहा है किसी को? जिसको आ गया उसके लिए वेरी गुड, और जिसको नहीं आया कि इस केस में क्या हो रहा है, तो वो अब ढंग से समझना है। एक आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ कि जी लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या करती है, उसको एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदना था, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एक ऑफिस बिल्डिंग खरीद रही है जो कि कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। किससे खरीद रही है, एच लिमिटेड से खरीद रही है। तो एच लिमिटेड से वो जो बिल्डिंग खरीद रही है, ऑफिस बिल्डिंग, उसमें कुछ फर्नीचर का काम किया हुआ है, बट जी लिमिटेड दो एग्रीमेंट अलग अलग बना रही है एच लिमिटेड के साथ में, जहाँ पे एक एग्रीमेंट में खाली बिल्डिंग खरीदने की बात होगी, और दूसरे एग्रीमेंट में बात हो रही है जो कि वो वहाँ पे फर्नीचर और फिक्सचर्स है, तो उसकी बात होगी। तो बताओ इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? क्या दो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा इस केस में हमारा, हाँ या ना? एक बिल्डिंग खरीदने का, एक बिल्डिंग खरीदने का, एक फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदने का। देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ आप सबको, कि ये जो बिल्डिंग खरीदने का है ना, ये जो बिल्डिंग खरीदने का होता है, आप लोग सबने पढ़ा हुआ है कि सप्लाई चैप्टर में, कि ये इस पे जीएसटी नहीं लगता है, कि ये जीएसटी के आउटसाइड है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसकी बात अब हम लोग करेंगे नहीं, अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्सचर की। तो इस केस में फर्नीचर एंड फिक्सचर में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या क्या फर्नीचर एंड फिक्सचर चल के कहीं पे आ रहा है क्या जी लिमिटेड के पास में? आंसर है ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर चल के नहीं आ रहा। जहां है ऑफिस खरीदा जा रहा, उसी के अंदर इंस्टॉल्ड है, पर ऑफिस कहाँ खरीदा जा रहा है, कहाँ पे, गुरुग्राम। वेरी गुड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना, गुरुग्राम। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, 10(1)(d), सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स। 10(1)(d), if the supply involve goods which are to be installed or assembled at site, the place of supply is the place of such installation or assembly। मतलब अगर कहीं पे भी कुछ, अगर कभी एक ऐसा केस है जहाँ पे गुड्स को हम लोग कहीं पे, प्लांट पे, साइट पे, फैक्ट्री पे, घर पे जाके फिक्स करेंगे, इंस्टॉल करेंगे या लगाएंगे वगैरह, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो जगह जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है, सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक एसी खरीदा, ठीक है, एक दुकान से। मैं हूँ कोलकाता का रहने वाला, ये एसी मैंने कोलकाता से ही खरीदा, बट मैंने उनको बोला कि ये कोलकाता में तुम लोग को नहीं लगाना है, ये तुम लोग को मेरा जयपुर वाले घर में लगाना है, ठीक है। तो वो जब मेरे जयपुर वाले घर में आएगा लगाने, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जहाँ पे वो एसी इंस्टॉल किया जा रहा है, और इंस्टॉल कहाँ हुआ है, जयपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना यहाँ पे, जयपुर बना। समझ में आया? ठीक है। ये एग्जाम्पल मेरे को इसलिए याद आ गया कि देखो सबके घरों में आजकल एसी होता है, और अगर ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ जाएगा तो हमेशा याद रहेगा, और याद रहेगा तो आप कभी प्रोविजन भूलोगे नहीं कि 10(1)(d) बात करता है इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है। फिफ्थ वाला पढ़ो। घुम घुम प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की कंपनी है, वो परचेज करती है मशीन फ्रॉम धूम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वो भी नई दिल्ली की है, फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री एट नोएडा उत्तर प्रदेश। समझ में आया क्या हुआ? देखो, वो जो घुम घुम थी ना, तो समझो जी लिमिटेड एक कंपनी है दिल्ली की, वो परचेज करती है डी लिमिटेड ऑफ दिल्ली की कंपनी से क्या, मशीन, और वो बोलती है कि इस मशीन को आप लोग को इंस्टॉल करना है कहाँ पे, हमारे नोएडा वाले ऑफिस में, हमारे नोएडा वाले ऑफिस में। कहाँ इंस्टॉल करना है आपको, हमारे नोएडा वाले ऑफिस में, ठीक है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जहाँ पे वो गुड्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, और कहाँ किया जा रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। दूसरा वाला देखें। प्योर रिफाइनरीज
जो कि मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है, गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू मोगली लिमिटेड, रांची झारखंड, to supply a machine which is required to be assembled in a power plant in its refinery located in Kutch, गुजरात। हुआ क्या समझना। एक कंपनी है जिसका नाम है प्योर रिफाइनरी, जो कि मुंबई की कंपनी है। वो एक कंपनी एम लिमिटेड, जिसका नाम मोगली लिमिटेड था, झारखंड की रांची की कंपनी थी, उसके संग एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई तुझे सप्लाई करना होगा मशीन, जो कि हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे गुजरात वाले प्लांट में। कहाँ हम लोग इंस्टॉल करेंगे? हमारे गुजरात वाले प्लांट पे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कहाँ के रहने वाले, सिनेरियो क्या हुआ, जो सप्लायर है, कौन, एम लिमिटेड, वो कहाँ का है? रांची झारखंड। ये खरीदने वाला कहाँ का है? मुंबई। और वो इंस्टॉल्ड कहाँ हो रही है मशीन? वो इंस्टॉल्ड हो रही है कहीं अलग ही स्टेट में, जो कि गुजरात है। तीन अलग अलग स्टेट है। तो इस जगह बताओ कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। तो हम लोग क्या बोले थे कि जब भी कोई सामान किसी स्पेसिफिक जगह पे लगाया जा रहा है, या फिक्स किया जा रहा है, या इंस्टॉल किया जा रहा है, या असेंबल्ड किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, तो उस पे जगह में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं क्या? जिस जगह पे उसको लगाया, टोका, पीका, जोड़ा, फोड़ा जाता है, वो वाली जगह। और ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है? गुजरात। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुजरात। ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो यही लिखा हुआ था यहाँ पे भी, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट ऑफ असेंबली ऑफ मशीन दैट इज कच, इवन दो द प्योर रिफाइनरी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इस लाइन का कोई मतलब नहीं था, आईसीआई ने बेमतलब में ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर ये नहीं देता तो ही सही रहता। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द साइट ऑफ द असेंबली इज कच्छ, गुजरात। कच्छ जो कि कहाँ? गुजरात में आता है। ठीक है, आखिरी है हमारा 10(1)E। 10(1)E क्या बोलता है? गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस, है ना। 10(1)E इसके बारे में बात करता है। तो देखो क्या बोलता है। 10(1)B का प्रोविजन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आएंगे हमारे एग्जाम्पल्स पे। सेक्शन 10(1)E lays down that place of supply of goods supplied on a board, a conveyance like aircraft, train, vessel, motor vehicle is the location where such goods have been taken on board। मैंने क्या बताया था जब पढ़ा रहा था आप लोग को, कि कोई भी सामान अगर गुड्स सप्लाई, अगर सब गुड्स की सप्लाई हो रही है कोई भी ट्रेन में, प्लेन में, शिप में, या फिर कोई भी व्हीकल वगैरह में, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां से उसको चढ़ाया जाता है गुड्स को, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो समझना हो क्या रहा है। ये एग्जाम्पल 7 नंबर पढ़ेगी और उसको फिर डायग्राम के हिसाब से समझ के आंसर करेंगे। समझना, मौर्य न्यू दिल्ली का रहने वाला है। वो बोट करता है, मतलब ट्रेन में चढ़ता है। बोट मतलब होता है चढ़ना। द न्यू दिल्ली टू कोलकाता ट्रेन, एक ट्रेन में चढ़ता है जो कि दिल्ली, न्यू दिल्ली से कोटा की एक ट्रेन है, वहां जा रही थी, एट न्यू दिल्ली। ठीक है। He sells the goods taken on board by him at New Delhi in the train at Jaipur during the journey। तो केस क्या हुआ समझना। मौर्य है, एक वेंडर है। वो क्या कर रहा है? वो ट्रेन में चढ़ता है। वो क्या करता है? वो ट्रेन में चढ़ता है दिल्ली से, कौन सी ट्रेन में? जो कि न्यू दिल्ली से कोटा की एक ट्रेन है, उसमें चढ़ता है। और उसमें चढ़ने के बाद में वो अपने साथ लिया हुआ सामान को बेचता है जयपुर में। ठीक है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या बनेगा बताओ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जयपुर। क्योंकि जयपुर में गुड्स बिचे, तो क्या मैं यहाँ पे बोल दूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा जयपुर हो गया? क्योंकि उसने जो अपने संग गुड्स लिया था मौर्य ने, वो जयपुर में बेचा है, तो मैं इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर बना दूं? आंसर इज नो। हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी सामान अगर आप अपने संग लेके चढ़ते हो ट्रेन में, व्हीकल में, वेसल में, एयरक्राफ्ट में, तो उस केस में अगर आप, हम लोग इस पे माथा नहीं लगाएगी कि आपने कहाँ बेचा उस सामान को। हम लोग सिंपली ये मान लेंगे कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो जगह जहां से आप उस सामान को लेके चढ़े हो। और इस सामान को वो लेके कहाँ से चढ़ा था? दिल्ली से। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा? दिल्ली। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आज जाके हम लोग खत्म करते हैं अपने सारे के सारे गुड्स के प्रोविजन को। मैं किसी को भी एक बार भी दिक्कत आई हो इन सब में, पूरे के पूरे में, तो प्लीज बताना यार। बहुत 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 ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोग के पीछे, ये सब समझाने में, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने में। तो प्लीज प्लीज प्लीज, किसी को भी दिक्कत आ रही हो अगर, तो प्लीज मुझे बताना। और एक लास्ट बार, अगर आप लोग को सबको मन हो, तो मैं इस सेक्शन 10 को समराइज कर देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे।
सेक्शन 10 किससे डील करता है? डील्स विथ द प्रोविजन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड, प्रोविजन फॉर फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसके अंदर में कितने सेक्शंस आते हैं? पहला आता है 10(1)(a), सबको याद हो गया होगा। ये कब लगता है 10(1)(a? जब मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है हमारा? जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होता है, प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। वेरी गुड। दूसरा हमारा आता है 10(1)(b). 10(1)(b), इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ बिल टू शिप टू मॉडल, कि बिल किसी और को किया जाएगा मगर शिप किसी और को। बिल टू शिप टू। इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है? किसकी लोकेशन बनती है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जिसके कहने पे वो सामान भेजा जा रहा है। ठीक है, 10(1)(b) हो गया हमारा। अब 10(1)(c) क्या होगा हमारा? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है ये हमारा। अब तक तो सबको ये याद हो गया होगा। ये सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है इंटर में। मैं इसको आप लोग के लिए ना सबसे इजी चैप्टर बना दिया हूँ, अगर आप लोग ने मेरा क्लासेस और ये क्वेश्चंस का वीडियो देखा होगा तो ही। ठीक है, तो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है? जहाँ पे वो गुड्स एक्चुअली में है डिलीवरी के टाइम में। तो हम लोग इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू, डिलीवरी किसको किया जाएगा? रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट। ठीक है, 10(1)(d), सेक्शन 10(1)(d। ये किसके बारे में बात करता है? असेंबल्ड गुड्स, असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। असेंबल्ड या इंस्टॉल्ड, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है हमारा? वो जगह जहां पे उस गुड्स को असेंबल्ड या इंस्टॉल किया जा रहा है। प्लेस वेयर गुड्स असेंबल्ड या इंस्टॉल्ड। 10(1)(e), गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड। तो इसमें क्या होता है? प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स को चढ़ाया गया। प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है, यही होता है। यहाँ पे हमारा सेक्शन 10 पूरा का पूरा खत्म होता है। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि सर्विसेज का प्रोविजन होता है, उस पे डील होता है, उसके ऊपर चलते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लेना सब लोग, मैं भी ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ और आप लोग भी पी लो। उसके बाद हम लोग को लंबा जर्नी तय करना है। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, हो सकता है मैं आज ही पूरा पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, और हो सकता है कि मैं ये 2 पार्ट में ख़त्म करूंगा।
मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग को 3 घंटे का लंबा एक क्लास दे दूं, ठीक है, और उसके बाद आप लोग उस 3 घंटे के क्लास को कभी देखो ही नहीं। मैं आप लोग को 1.5 घंटा का एक वीडियो मैक्सिमम प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग उस वीडियो को देख लो। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, आप लोग भी पी लो, उसके बाद अपने आते 12 पे। चालू करें, चलो। आ जाओ। तो हम लोग ने पढ़ा था कि जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हमें गुड्स का प्रोविजन डिटरमाइन करना है तो 10 और 11 लगेगा, और 12 और 13 सर्विसेज के केस में। तो मैंने क्या कहा था कि सेक्शन 12 जो हमारे सिलेबस में है वो सेक्शन 12 है, हमें उसके बारे में जानना है। तो 12 कब लगता है? ठीक है, 12 तब लगता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों ही कहाँ है? इन इंडिया। तो हमारा सेक्शन 12 ट्रिगर होता है, और उसके बाद में हम लोग जितने भी सर्विसेज होगा उसका हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई 12 के हिसाब से निकालते हैं। अच्छा, ये कौन बोलता है? ये बताता है हमें 12 सबसेक्शन 1। ये कौन बताता है? 12 सबसेक्शन 1। कि 12 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि सप्लायर और रेसिपिएंट अगर दोनों इंडिया के अंदर में है तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, और 13 क्या बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक, मतलब सप्लाई खरीदने वाला या बेचने वाला, दोनों में से कोई भी एक अगर इंडिया के बाहर है ना, तो हम लोग 13 के प्रोविजंस को रेफर करके प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे सर्विसेज का। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों इंडिया में होनी चाहिए। मतलब ये जब भी हम लोग सर्विसेज का केस डील करेंगे तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा सेक्शन नंबर 12(2). कौन आता है? 12(2). वो हमारा क्या बोलता है समझना। इस ये 12(2) जो है ना, ये जनरल प्रोविजन है। ये क्या है हमारा? जनरल प्रोविजन। अच्छा, जनरल प्रोविजन मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं लग रहा है इस किसी भी केस में, तो आप मेरे पास आना। आखिरी शरणागत मैं हूं आपका, आखिरी सहारा मैं हूं आपका। ठीक है, ये कौन बोलता है? 12(2). और 12(2) इसमें क्या बोलता है कि जब आप मेरे पास आओ तो मुझे दो चीज बता देना कि आपकी सप्लाई B2B है या नहीं। क्या आपकी सप्लाई B2B है या आपकी सप्लाई B2C है? और मेरे को अब उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि B2B क्या होता है और B2C क्या होता है। B2B होता है जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों ही रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर में, तो उसे बोलते हैं B2B सप्लाई। अगर ऐसा केस है तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रेसिपिएंट। तो इस केस में हमारा क्या बनता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C के केस में हमारा क्या बनता है? इसके केस में हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई की दो तरीके से बन सकता है। पहला कि जो रेसिपिएंट का एड्रेस है, जो खरीदने वाला है उसका एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस क्या अवेलेबल है? कहाँ पे? इन सप्लायर रिकॉर्ड। क्या रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है सप्लायर रिकॉर्ड में? अगर आंसर आता है हाँ, तो हम लोग क्या बोल देंगे? तो क्या बनेगा हमारा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर आंसर आता है ना, तो हमारा क्या बनता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो सिंपल सी बात ये है कि 12(2) बोलता है कि सेल किसको किया जा रहा है। सेल जिसको किया जा रहा है, मतलब खरीदने वाला, रजिस्टर्ड है जीएसटी में या अनरजिस्टर्ड है, पहले ये बताओ।
अगर रजिस्टर्ड है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि बी टू बी के हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो बी टू सी के हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। एक बार हम लोग बात करते हैं कि जो खरीदने वाला है वो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर है और सप्लायर जो है बेचने वाला वो भी रजिस्टर्ड है, तो ये बी टू बी का केस हो गया। अगर बी टू बी का केस हो गया तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं कि खरीदने वाले का लोकेशन, किसकी लोकेशन, खरीदने वाले की लोकेशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसीलिए जो डेस्टिनेशन बेस्ड है कंजम्पशन बेस्ड है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट को जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कंजम्पशन को, कंजम्पशन मतलब क्या होता है, जो खरीद रहा होता है, और खरीदने वाले की लोकेशन को, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट एक ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि जो बेच रहा है वो रजिस्टर्ड है और खरीदने वाला क्या, अनरजिस्टर्ड है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि जो खरीद रहा है उसका एड्रेस, उसका अता पता किसको पता है, सप्लायर को पता है या नहीं है। अगर सप्लायर बोलता है हाँ मुझे खरीदने वाले का पता पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसके पते को ही आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। अगर नहीं पता है तो बोलेंगे कि आप अपने पते को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका 12 टू रिवाइज, और इसके ऊपर के क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। देखना। Mr. Aryabhatta, a CA registered in New Delhi, makes a supply of services to his client चंपक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हो क्या रहा है समझना। ये कौन है, ये एक बंदा है जो कि सीए है, जो कि आप हो। कौन है, सीए मतलब आप हो। कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का। और ये क्या है, जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसका एक क्लाइंट है चंपक लाल, तारक मेहता में आप लोग सब लोग देखते हो ना, चंपक लाल चाचा जी थे, वो उसके क्लाइंट है। ये क्या है, ये कहाँ के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, और ये रजिस्टर्ड है, ये भी जीएसटी के अंदर में। मतलब क्या हुआ, सप्लायर कौन, ये जो बंदा आप हो, जो सी हो, और ये रेसिपिएंट जो सर्विसेज ले रहा है सी का, ये दोनों ही कहाँ के हैं, पहले देखो, इंडिया में है। दिल्ली मतलब इंडिया, यूपी मतलब इंडिया, मतलब 12 के हिसाब से इसका निकलेगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक केस में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये सीए वाला क्लॉज कहीं पे भी नहीं है सेक्शन 12 के अंदर में, तो हम लोग इस पे जनरल क्लॉज लगा देते हैं, हमारा 12(2) वाला। तो ये जो सीए है, ये कोई सर्विसेज देता है चंपकलाल चाचा जी को, और उसके बदले में चंपकलाल चाचा जी इसको पैसा देते हैं। तो इस केस में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हम लोग का सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, 12(2). 12(2) जब भी हम लोग लगाते हैं तो 12(2) हमें सबसे पहले क्या पूछता है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है, क्या वो दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर हम लोग बोलते हैं हाँ, तो वो बोलता है कि अच्छा, मतलब आपका बी टू बी सप्लाई है। मैंने कहा हाँ, हमारा बी टू बी सप्लाई है। देखो हमारे केस में खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड है, खरीदने वाला देने वाला भी रजिस्टर्ड है, और खरीदने लेने वाला भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो देने और लेने वाला दोनों रजिस्टर्ड है, तो हम लोग बोले कि ये बी टू बी सप्लाई हो गया। और इस केस में हमें पता है बहुत अच्छे से कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और रेसिपिएंट कौन है हमारा यहाँ पे, ये। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना हमारा, यूपी। देखो आंसर, इन दिस केस, यहां से, since the supply is made to a registered person, the place of supply is the location of the registered person, that is Noida, ठीक है। नोएडा ये रहना है, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और केस है हीरालाल जी का, देखते क्या बोल रहा है। हीरालाल जी भी सीए है, जो कि कहाँ के रहने वाले, गुरुग्राम हरियाणा के, जो कि रजिस्टर्ड है हरियाणा में। प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज क्लाइंट मिस्टर पन्ना लाल, हु इज अ रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली। वो कहाँ का है, दिल्ली का बंदा है, बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। केस क्या हुआ समझ लेना। समझना, ये आप हो, कौन है ये आप हो। आप कहाँ के रहने वाले हो, समझ लो एक बार के लिए, हरियाणा के हो। आप तो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड हो। आप कौन हो, सीओ। आप क्या करते हो, सीओ तो आप अपना सर्विसेज देते हो किसको, एक आपका क्लाइंट है जिसका नाम है पन्ना लाल, एक आपका क्लाइंट है जिसका नाम है पन्ना लाल, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। बट वो जो आपका क्लाइंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर में। तो इस बार क्या केस हो गया,
हम लोग यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है हमें, क्योंकि आपने सर्विसेज दी है, आप कहाँ के रहने वाले हो, हरियाणा के, आपका क्लाइंट कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली। तो इस केस में हम लोग के लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लेस कौन सी प्लेस होगी जिसको सप्लाई कहाँ हुई है, क्या मानेंगे हम लोग। तो ये अब हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर को रेफर। और हमें पता है कि सर्विसेज का जब भी केस आएगा तो 12 या 13 लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, 12 लगेगा। सब लोग ने सही आंसर दिया। और 12 में भी क्या लगेगा हमारा यहाँ पे, सेक्शन 12(2). वेरी गुड। अब 12(2) क्या बोलता है कि क्या दोनों के दोनों रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट और सप्लायर। अगर आंसर आता हाँ, तो हम लोग क्या मान लेते, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर हम लोग एक बार के लिए मान लेते ये रजिस्टर्ड पर्सन होता, अगर अगर ये अभी तो है नहीं, बट ये अगर होता तो क्या होता, तो हमारा कुछ नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे इसकी लोकेशन जो कि दिल्ली है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते। बट इस केस में तो ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब रजिस्टर्ड नहीं है तो हम लोग के लिए ये क्या बन गया, B2C सप्लाई। और B2C सप्लाई क्या बोलता है कि सप्लायर कौन, ये जो बंदा है सप्लायर, मतलब आप, क्या आपको पता है कि पन्नालाल कहाँ रहता है, क्या आपके रिकॉर्ड्स में जो आप अपने बही खाते मेंटेन करते हो उसमें पन्नालाल का एड्रेस है। अगर आंसर आता है हाँ, अगर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, उसका एड्रेस, जो कि क्या हो गया, दिल्ली। बट अगर नहीं पता है अगर आपको एड्रेस अपने रेसिपिएंट का, तो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपकी लोकेशन। और आप कहाँ के हो, हरियाणा के, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, हरियाणा। ठीक है, देखते हैं आगे आंसर यही लिखा है क्या। मिस If the address of Mr. Pannalal is available in the records of Mr. Hiralal, location of Mr. Pannalal, that is New Delhi, will be the place of supply. Else, the location of Mr. Hiralal, which is Gurugram, will be the place of supply. समझ में आया सबको, सबको आया। चलो अब हम लोग आते हैं हमारा 12 सबसेक्शन 3 के ऊपर में। अच्छा मैं बता देता हूँ 12(2) भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा बाय हार्ट होना चाहिए। और 12(3) तो है ही। इस पे तो क्वेश्चन ICAI नहीं बनाए कोई भी अटेम्प्ट में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आते हैं 12(3) के ऊपर में, जो कि हमें क्या बताता है कि कैसे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। सबको याद आ रहा है कि मैंने क्या बताया था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है उसी की जगह को हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो रेसिपिएंट की लोकेशन को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं, सबको याद है। ठीक है चलो ये वाला प्रोविजन आप लोग देख लेना एक बार, अगर नहीं भी याद हो किसी को तो आप लोग को याद आ जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में। देखना 10 नंबर, सुनामी बिल्डर्स, जो कि कहाँ का है, मुंबई का, इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग। देखो ये फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहा है फॉर स्काईलैब प्राइवेट लिमिटेड। ये किसके लिए बना रहा है ये फैक्ट्री बिल्डिंग, स्काईलैब प्राइवेट लिमिटेड के लिए, जो कि कोलकाता का है। और ये फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ बनाई जा रही है, दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें मूल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसमें केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई समझना। क्वेश्चन क्या था, किसी को समझ में आया, जिसको नहीं आया वो यहाँ से समझना डायग्राम से। एक सुनामी बिल्डर्स है जो कि क्या है हमारा सप्लायर, जो कि कहाँ का है, मुंबई का। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक कंपनी है स्काईलैब प्राइवेट लिमिटेड जो कि कोलकाता है की है। उसको अपना एक ऑफिस, एक समझो एक ऑफिस दिल्ली में सेटअप करना था। ठीक है, तो उसके लिए वो एक बिल्डिंग बनवा रही है, किससे, सुनामी बिल्डर्स से। तो देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे कि जो सुनामी बिल्डर्स मुंबई का रहने वाला है वो एंटर करता है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग अ फैक्ट्री इन दिल्ली। किसके संग करता है, स्काईलैब प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता का। ठीक है, तो स्काईलैब प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता का। तो इस केस में देखो ये एरो गलत दे दिया मैंने, सॉरी। तो इस केस में फिर सुनामी बिल्डर्स क्या करता है, यहाँ पे सर्विसेज देता है अपनी बिल्डिंग की, किसको, स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड को। तो बताओ ये केस क्या हुआ, ये क्या चीज की सर्विस दे रहा है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पे 12(2) लगेगा या 12(3),
यहाँ पे 12(3) लगेगा क्योंकि कुछ एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया हुआ है 12(3) इसके लिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस केस में 12(3) लग रहा है, और ये क्योंकि सुनामी बिल्डर्स बिल्डिंग पे कुछ कर रहा है तो हम लोग यही मान लेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और इस केस में प्रॉपर्टी कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा यहाँ पे, दिल्ली, है ना। सही हुआ। चलो देखते हैं हम लोग। आंसर क्या दिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज न्यू दिल्ली। दूसरा केस देखो, Shah an architectural firm at Kolkata, has been hired by a Maurya Builders of Mumbai to draw up a plan for a high-rise building to be constructed by them in Ahmedabad, Gujarat. समझना क्या हुआ। ये शाह बोल के एक आर्किटेक्चरल फर्म है जो कि कहाँ की है, कोलकाता की है। इसको मौर्य बिल्डर, ये कहाँ की है, कोलकाता की है। इसको एक मौर्य बिल्डर्स है जो कि कहाँ का है, मुंबई का। वो इन लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप हमारे लिए बिल्डिंग का नक्शा बनाइए, कहाँ की बिल्डिंग के लिए, जो कि हम लोग बनाने वाले हैं गुजरात में, उसके लिए। तो इस केस में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, सबको याद है। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या क्या, कोलकाता बनेगा या मुंबई बनेगा या गुजरात बनेगा। तो बताओ क्या बनेगा। अब मेरे ख्याल से क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, मेरे ख्याल से ये भी बनना चाहिए, मगर ये नहीं बनेगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। तो बताओ क्या मैं सही हूं या क्या मैं गलत हूं। मैं बोल देता हूँ ना कि सा एंड सा कहाँ का है, आर्किटेक्चरल फर्म है जो कि कोलकाता का है। वो सर्विसेज दे रहा है किसको, मौर्य बिल्डर्स को। तो मैं मान ले रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा ये बनेगा, कोलकाता हो गया हमारा। तो यही होगा ना आंसर। तो आप लोग बोलोगे नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो। 12(3) बोलता है कि अगर कोई भी बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई अपनी सर्विसेज देता है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड या सिचुएटेड होती है। तो देखिए इस केस में गुजरात पे दी जा रही है उस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहाँ की, गुजरात की। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगा भैया, हमारा प्रॉपर्टी वो बनेगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। मैंने कहा चलो आप लोग सब लोग सही बोल रहे हो, मैं गलत था। देख लेते हैं। The place of supply is the place where the immovable property is intended to be located, that is अहमदाबाद, जो कि कहाँ की होती है, गुजरात। थर्ड देखो, कौटिल्य, a chartered accountant travels to Mumbai for business and stays in a hotel there. हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, समझना। कौटिल्य था जो कि सीए था, वो दिल्ली का रहने वाला है। उसको किसी काम के लिए मुंबई जाना था, तो वो वहाँ पे मुंबई में एक होटल बुक करता है। समझ लो ये ताज, ताज होटल बुक करता है मुंबई का। और वहाँ पे रहता है वो कितने दिन के लिए, 2 नाइट 3 डेज, 2 नाइट 3 डेज के लिए। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी तो आपको माथा लगाना ही नहीं है, जहाँ पे भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी को उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बंदा रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है कुछ भी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ की है, कहाँ पे वो रहने जा रहा है, मुंबई के ताज में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मुंबई। समझ में आया। चलो वेरी इजी यार, सबको समझ में आ रहा होगा और सबको सब कुछ आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये वाला देखो हम। बहुत मस्त एग्जांपल है। गोलूराम, a consulting engineer based in Mumbai, Maharashtra, renders professional service in respect of immovable property of Boluram of Bangalore, located in Australia. तो देखो क्या हो रहा है, ये हमारा गोलू राम है, ठीक है। ये क्या है, इंजीनियर है, और ये कहाँ रहता है, मुंबई में। ये अपनी सर्विसेज देता है भोलू राम को बैंगलोर के लिए। भोलू राम इसको बोलता है कि सुनो ना गोलू राम, भोलू राम, भोलू राम किसको बोल रहा है, गोलू राम को, सुनो ना गोलू राम, मेरी एक प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में, क्या आप उस पर अपनी सर्विसेज दोगे इन। तो वो बोलता है ठीक है दे दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सप्लायर है ये रेसिपिएंट है, ये दोनों तो इंडिया के हैं, ठीक है। तो 12 लगेगा, ये तो बात पक्की हो गई। बट वो प्रॉपर्टी जिसपे ये सर्विस दे रहा है सप्लायर, वो कहाँ लोकेटेड है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस केस में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, क्या हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दे कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मतलब ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया में बोल देता हूँ तो मतलब यहाँ पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे अगर जीएसटी लगाएगा तो कलेक्ट कैसे किया जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे तो फिर जीएसटी का रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा।
इसलिए गवर्नमेंट बोली थी कि ऐसे केसेस में जहाँ पे दोनों ही के दोनों जो सप्लायर एंड रेसिपिएंट इंडिया के हैं, और अगर वो कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सर्विसेज दे रहे हैं जो कि इंडिया के बाहर में है, तो उस केस में हम लोग जो रेसिपिएंट का लोकेशन है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बैंगलोर, क्योंकि रेसिपिएंट हमारा बैंगलोर का है। ठीक है, समझ में आया? देखो, since the immovable property is located outside India, the place of supply of service is the location of the recipient, that is Bangalore. खत्म। वेरी इजी ना? ये भी देखो थोड़ा आप लोग, मैं इसका ना इन सब के लिए रीड नहीं करवा रहा, आप लोग को डायरेक्ट करके दे रहा हूँ, यहाँ से समझना। ये कौन है? ये हमारा टॉनी कक्कड़, ये टॉनी कक्कड़ है हमारा। ठीक है, ये एक होटल होटल डॉन्ड्रिला है, उसमें रहना था इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इसको होटल डॉन्ड्रिला एक बहुत फेमस होटल है, इसको क्या करना था, इसका कॉन्सर्ट था, तो इसको ये इस होटल को बुक करता है रहने के लिए। अब इस होटल की बहुत सारी ब्रांचेज है इंडिया में, उसमें से इसको दो जगह का कॉन्सर्ट था, दिल्ली और आगरा का। तो उसके लिए ये क्या करता है, होटल डॉन्ड्रिला को पेमेंट कर देता है, कितना का? टोटल 30,000 का। ठीक है, इसके दो लोकेशन के लिए, एक दिल्ली वाले होटल के लिए और एक आगरा वाले के लिए, ये दो जगह के लिए पेमेंट कर देता है इस होटल डोंडीला को टॉनी कक्कर। अब दिल्ली में ये 2 दिन के लिए रहता है और यहाँ पे ये 1 दिन के लिए रहता है। अब इस केस में बताओ हम लोग कैसे निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया सबको कि हुआ क्या? बहुत ही सिंपल केस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही केस चल रहा है 1213 वाला। बट उसमें क्या हो रहा है कि अभी तक हमारी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे हमारी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस आ रहा था, बट यहाँ पे दो इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस आ रहा है। तो उस केस में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन किसको मानेगा और कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो देखो, टॉनी पे तो एक ही जगह पे कर रहा है पूरा 30,000, बट वो रह दो अलग अलग जगह पे रहा है। तो इस दोनों जगह में तो जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो तो बनेगी ही बनेगी, मतलब दिल्ली वाले के लिए दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा और आगरा वाले के लिए आगरा बनेगा। बट कितना कितना प्रोपोर्शनेट पे कितना कैसे कितना पैसों के लिए बनेगा, तो कैसे निकलेगा हमारा ये हमारा निकलेगा टोटल पैसा, वो जो दिया, जितना दिन वो दिल्ली में रहा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डेज से उसका स्टे का। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 20,000 रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या बनेगा, दिल्ली, और 10,000 के लिए हमारा क्या बनेगा, आगरा। बहुत ईजी है यार, ये मैं पढ़ाया भी नहीं था कभी आप लोग को, क्योंकि आप लोग बहुत ईजिली डिटरमाइन कर पाओगे। देखो केस दो क्या है। एक लैंड है जिसका टोटल एरिया 20,000 स्क्वायर फीट का है, जो कि लैंड हमारे एक स्टेट 1 में फॉल करता है और स्टेट 2, दोनों के बीच में हमारी एक प्रॉपर्टी है, वो दोनों के बीच में करती है फॉल। तो अगर ये पर्सन इस लैंड पर रुकने के लिए आता है, तो मतलब तो यही हुआ कि इसने इन दोनों स्टेट की सर्विसेज ली है ना, रहने के लिए। तो इसमें से हम लोग कैसे मानेंगे कि उसने किसकी कितनी ली है? तो समझो इसने अगर 20,000 रुपये पे किया है टोटल मिला के इस जगह पे रहने का, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा? तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई S1 का कैसे किया जाएगा, वही फॉर्मूला कि उसने कितना रुपए दिया, 20,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो 12,000 रुपए के लिए S1 प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और 8,000 रुपए के लिए S2 हो गया हमारा। समझ में आया सबको? एक ये भी केस देख लो। सी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि हाउस बोट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये टीना जी है हमारी। जो टीना जी क्या करती है, इस कंपनी को 50,000 रुपये देती है कि भैया आपको मैं 50,000 रुपये दे रही हूँ और आप मेरे को अपनी बोट में घुमा के लाओ। तो ये कंपनी बोलती है ठीक है घुमा देंगे आपको, और हम लोग आपको 2 स्टेट घुमा रहे हैं, एक केरला एक कर्नाटका। केरला में 22 घंटा घुमाएगी और कर्नाटका में 4 घंटा घुमाएगी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सबको समझ में आ गया होगा कि दो होगा, एक केरला एक कर्नाटक, और कैसे निकालेंगे ये भी आ गया होगा अब आप लोग को कि 50,000 रुपये उसने अगर टोटल दिया है, 22 घंटा केरला का है और टोटल घंटे 24 थे, तो ऐसे करके जो भी अमाउंट आएगा उसको प्लेस ऑफ सप्लाई केरला बन जाएगा और बाकी वाले के लिए कर्नाटका बन जाएगा। वेरी इजी है यार ये सब। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल अब आप लोग अपने आप ट्राई करना कि आप लोग को समझ में आए, कि आप लोग को कुछ आ भी रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब
हम लोग आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। वो क्या बात करता है? रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज के बारे में। ठीक है, इन सब सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? वो जगह जहाँ पे उसको एक्चुअल में परफॉर्म किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं आप लोग आंसर दे पाओगे क्या। मिस्टर ददलानी, अ बिजनेसमैन फ्रॉम हैदराबाद, डाइन्स इन अ रेस्टोरेंट इन मुंबई वाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप। हुआ क्या 12/4 में कि ये एक ददलानी जी है जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे। वो कोई बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे मुंबई में। ठीक है, और वो मुंबई में गए थे बिजनेस ट्रिप के लिए, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे गए होंगे तो खाना खाना ही पड़ेगा जीने के लिए। और तो वो खाना खा रहे थे एक जगह, एक होटल में, जो कि नाम है काके दी हट्टी। ठीक है, काके दी हट्टी में वो खाना खाते हैं। तो बताओ, अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? क्या ददलानी जी अगर हैदराबाद के हैं तो मैं मान लूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद हो गया? ठीक है, तो क्या मैं ये मान लूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद हो गया? नहीं ना, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा हैदराबाद नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा यहाँ पे? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे बनेगा क्या? हमारा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा मुंबई। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई? हमारा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा मुंबई, जहाँ पे वो ये सर्विसेज लेने गए, जहाँ पे उनको ये सर्विसेज मिली। और ये खाने की सर्विसेज उनको कहाँ मिल रही है? काकेदी हट्टी मुंबई वाले में। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या बन गया? मुंबई। समझ में आया? देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, द लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म, दैट इज मुंबई। एक ये देखना, टिम्मी फेरिया, अ मेकअप आर्टिस्ट एट कोलकाता, गोज टू जयपुर राजस्थान फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ मिस सुमन कपूर, अ बॉलीवुड एक्ट्रेस बेस्ड इन मुंबई। हुआ क्या समझना। ये सिमरन कपूर जी है, ये मुंबई की रहने वाली है। ये हायर करती है एक मेकअप आर्टिस्ट को जो कि कोलकाता की है, अपने नेक्स्ट फिल्म के मेकअप के लिए। कि अपने आप ये जो मेकअप आर्टिस्ट है ये इनको सजा दे अपने नेक्स्ट फिल्म के मेकअप, उसके लिए नेक्स्ट फिल्म के शूट के लिए। अब फिल्म कहाँ पे शूट हो रही है? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो ये सर्विसेज मेकअप आर्टिस्ट कहाँ की ये रहने वाली है? समझना, कोलकाता की। और सिमरन जी की कहाँ की है? मुंबई की। और सर्विसेज कहाँ दी जा रही है? जयपुर राजस्थान में। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा यहाँ पे हमारे केस में? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या यहाँ पे कोलकाता बनेगा, या मुंबई बनेगा, या जयपुर बनेगा? क्या मैं बोल दूं कि रहने जो सर्विसेज जहाँ पे दे रहा है मेकअप आर्टिस्ट जहाँ का है वो बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे वो एक्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है वो जगह बनती है। तो क्या मैं बोल दूं कि मुंबई की रहने वाली है तो मुंबई बन गया लोकेशन? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया हम लोग जो रहने वाली है उसको नहीं देख रहे कि वो कहाँ के रहने वाली है। वो कहाँ की भी रहने वाली हो, मगर वो जहाँ वो सर्विसेज ले रही है उसको माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने तो बताया था और आप कैसे भूल गए? अरे हाँ, सही बोल रहे हो। तो कहाँ लिया जा रहा है? जयपुर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया हमारा? जयपुर। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? जयपुर। एकदम सही। वेरी गुड। 12/4 तक कर लिया आप लोग ने, आपने रियलाइज किया। चलो, अब आते हैं हम लोग अपने सेक्शन नंबर 12/5 पे। 12/5 क्या बात करता है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। पहले हम लोग प्रोविजन रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग उसको वहां से वो करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, 12/5 पे आ जाओ। देखो 12/5 भी यही पूछता है कि B2B सप्लाई है या B2C सप्लाई है। ठीक है, 12/5 हमारा क्या पूछता है? B2B सप्लाई है या B2C सप्लाई है। अब B2B मतलब मैंने क्या बताया था, जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं तो हम लोग B2B सप्लाई मानते हैं उसको। और सप्लायर और रेसिपिएंट में से अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? B2C सप्लाई। ठीक है, अगर B2B है तो हम लोग इसमें तो बहुत ईजी होता है हमारे लिए कि लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन या रेसिपिएंट का जो लोकेशन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर B2C केस है तो हम लोग क्या मानते हैं? जहां पे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस में हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है, जहां पे वो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म किया जाए, प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, सर्विस एक्चुअली परफॉर्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं? प्लेस वेयर एक्चुअल सर्विस एक्चुअली परफॉर्म को B2C के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। In B2B supply, where the recipient of service is a registered person,
द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन. In case of B2C supply, where the recipient of service is unregistered, the place of supply is the place where the services is actually performed. समझ में आया? चलो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे. 19 नंबर देखना. Mr. Suresh, unregistered person based in Noida, signs up with excellent linguistic New Delhi की कोई कंपनी है for receiving the training on English speaking at their New Delhi center. हुआ क्या समझना. एक सुरेश बंदा है जो कि नोएडा का है, ठीक है. नोएडा हमारा उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है. तो है ना, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है ना, आता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, जो भी है. एक सुरेश है हमारा जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वो कहाँ का रहने वाला है, नोएडा का. वो अप्रोच करता है एक एक्सीलेंट लिंग्विस्टिक कंपनी जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है उसके पास में, कि भैया मुझे इंग्लिश सीखना है, तो क्या आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मेरे को सिखाओगे. तो ये कंपनी उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाती है और उसके बदले ये सुरेश जो है उसको पैसा पे करता है. तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा समझना. एक चीज बताओ, क्या ये यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करो सप्लायर और रिसिपिएंट. क्या ये सप्लायर है? हाँ, क्योंकि जो सर्विस देता है उससे सप्लायर बोलते हैं. ये लोग क्या दे रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सर्विसेज, और जो लेता है उसे रेसिपिएंट बोलते हैं. तो बताओ क्या रेसिपिएंट यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है? अगर आंसर होता हाँ तो हम लोग रेसिपिएंट की लोकेशन जो कि नोएडा उसको क्या मान लेते, प्लेस ऑफ सप्लाई. बट यहाँ पे तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे B2C लगेगा. और B2C में क्या बोलता है कि अगर B2C का केस हुआ तो जहां पे वो सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है एक्चुअल में, उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं. और ये सुरेश बंदा इनके दिल्ली सेंटर पे जाके ये सर्विसेज ले रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया यहाँ पे, दिल्ली. क्या बन गया, दिल्ली. ठीक है. चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे अपना कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए. अब आते हैं हम लोग अपने 12 सबसेक्शन 6 के ऊपर में. अब हम लोग आते हैं अपने 12 सबसेक्शन 6 के ऊपर में, जो कि क्या बात करता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट अम्यूजमेंट पार्क और अदर प्लेसेस. ये बहुत ही छोटा सा बात करता है. इसका क्या बोलता है, इसमें कैसे बनता है, इसमें भी वही फंडा लगेगा कि प्लेस वेयर सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, सच इवेंट is actually held, या फिर वो प्लेस जहाँ पे वो इवेंट लोकेटेड है, ठीक है, उसको मान लिया जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई. मैं एक बार वापस बता रहा हूँ. 12 सबसेक्शन 6 क्या बात करता है, एडमिशन और इन एन इवेंट अम्यूजमेंट पार्क वगैरह की. तो एक चीज बताओ, आप लोग कभी भी कोई सर्कस में जाते हो तो सर्कस आपके पास चल के आता है या आप जाते हो, या फिर आप मूवी देखने जाते हो थिएटर हॉल में तो आइनॉक्स आपके पास चल के आता है या आप आइनॉक्स के पास जाते हो, या फिर आप कोई भी मैच देखने जाते हो तो प्लेग्राउंड आपके पास चल के आता है या आप उसके पास जाते हो. ऐसे ही अगर कोई अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा होता है आपके स्टेट में, तो अरिजीत सिंह आपके यहाँ पे चल के आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हो, आप जाते हो. तो उन सारे ही केसेस में जहां पे आप चल के जा रहे हो उस लोकेशन को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. इसके एग्जांपल्स देखते हैं, सबको सब समझ में आएगा, मेरे को पक्का भरोसा है. समझना. धीरू भाई अंबानी नहीं है, वीरू भाई वीरानी, a resident of गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, buys a ticket for a circus organized at गुरुग्राम हरियाणा by a company based in न्यू दिल्ली. ठीक है. अब बताओ इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. केस क्या था समझना. ये वीरू भाई है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. ये क्या करते हैं, ये टिकट खरीदते हैं, एक सर्कस की टिकट्स खरीदते हैं. ये दो टिकट खरीदते हैं सर्कस का, ठीक है, एक खुद के लिए और एक अपनी, समझ लो, एक अपनी वीरी के लिए. ठीक है, ये एक अपनी वीरी के लिए भी टिकट खरीदते हैं सर्कस का, जो कि सर्कस कहाँ पे हो रहा था, हरियाणा में. और इस सर्कस को जो ऑर्गेनाइज करवाया था वो कंपनी कहाँ की लोकेटेड है, मतलब कहाँ की रहने वाली है, दिल्ली की. तो इस केस में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा. मैंने क्या बोला था कि हर केस में, ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई इवेंट वगैरह आप अटेंड कर रहे हो या कोई सर्कस वगैरह में जा रहे हो या कोई भी ऐसा केस हो जाए जहाँ पे एडमिशन मतलब कोई एंट्री टिकट वगैरह की जैसी बात हो रही हो,
तो उस सारे केसेस में जहाँ पे वो आप जगह वो सर्विसेज को अवेल करने जा रहे हो, उस जगह को माना जाता है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। और इस जगह पे हम लोग कौन सी जगह पे जा रहे हैं अवेल करने के लिए सर्विसेज, वो सर्कस की, वो है हरियाणा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा हमारा, हरियाणा। तो यहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना, हरियाणा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी जो कि सर्कस ऑर्गेनाइज कर रही है वो दिल्ली की है। ठीक है, इसको देखो, ये मैंने इसको डायग्राम में नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बहुत इजी है, आप इसको आंसर क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे दोगे, समझना। मानसी ऑफ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट फॉर अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश। आंसर निकल गया सबके मुंह से, नोएडा उत्तर प्रदेश होगा भैया इसका आंसर। मैंने कहा एकदम सही जा रहे हो बच्चों। अब आते हैं हम लोग अपने 12 सबसेक्शन 7 के ऊपर में, जो कि क्या बात करता है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट के बारे में। उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे क्या बनता है समझना। यहाँ पे वापस वो बी टू बी और बी टू सी वाला केस आ गया, समझना। अगर बी टू बी का केस है तो सबको पता है, अब बताने की जरूरत नहीं है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बट अगर बी टू सी का केस है तो हम लोग क्या मानेंगे, लोकेशन वेयर सच इवेंट इज हेल्ड, लोकेशन ऑफ इवेंट को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं, ये भी आप लोग को पता है। बट अगर ऐसा केस है कि इवेंट हेल्ड किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इवेंट को हम लोग हेल्ड करें, इवेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में हम लोग क्या बोले कि हमें रेवेन्यू का लॉस नहीं होने देना था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेसिपिएंट का लोकेशन को ही हम लोग अपना प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, है ना। यही बोला था ना मैंने। तो यही चीज के बेसिस पे हम लोग सारे के सारे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, आईसीआई जब भी डील करना होता है ना, पेपर को थोड़ा सा हार्ड वार्ड बनाना होता है, तो ये सब प्रोविजन से ही बनाता है। सुनना, हुआ क्या, मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट ऑफ अहमदाबाद गुजरात रजिस्टर्ड अहमदाबाद, शाह मर्चेंट ऑफ अहमदाबाद रजिस्टर्ड इन गुजरात एट मुंबई। ठीक है, हुआ क्या यहाँ समझना। मेगा इवेंट एक दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, उसके पास में शाह डायमंड जो कि अहमदाबाद गुजरात के थे, वो रहने वाले, वो जाते हैं और बोलते हैं कि हे मेगा जी, ठीक है, मेगा इवेंट है तो मेगा का ही होगा, तो बोलते क्या, हे मेगा जी, मैं एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ मुंबई में। ठीक है, तो क्या आप मेरा ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करके दे दोगे। तो वो बोलती हाँ कर दूंगी, मगर इसके लिए पैसे लूंगी, फ्री में तो नहीं करूंगी। बोलती हाँ तो शाह डायमंड जी क्या बोलते हैं, हाँ मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप जितना बोलोगे, बस आप ये बता दो अच्छे से अच्छा कर दोगे। बोलती हाँ कर दूंगी। तो इस केस में मेघा उससे पूछती कि देखो जो मैं पैसा लूंगी उस पर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो उसके लिए मेरे को ये पहले जानना होगा कि जीएसटी लगेगा तो क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी चार्ज होगा। तो उसके लिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा जीएसटी चार्ज होगा, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जानना होगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग एंटर करने वाले हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। तो सारा डायमंड जी बोलते हैं अच्छा तो क्या बनेगा। तो मेघा जी उनको समझाती है कि देखो आप मेरे से इवेंट ऑर्गेनाइज की सर्विस लेना चाह रहे हो जो कि सेक्शन 12 कवर करता है। ठीक है, और उस सेक्शन 12 क्या बोलता है कि अगर ये इवेंट की सर्विसेज कोई बी टू बी सप्लाई के अंदर में आता है, मतलब बिजनेस बी टू बी सप्लाई के अंदर में अगर फॉल होता है, तो जो रेसिपिएंट है मतलब आपकी सर लोकेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बोलता है, अब शाह जी उससे पूछते हैं बी टू बी सप्लाई मतलब कि मैं तो रजिस्टर्ड हूं ही, ठीक है, मगर आप भी रजिस्टर्ड हो क्या। तो वो शाह जी उसको बोलते हैं हाँ मैं तो रजिस्टर्ड हूँ। तो बोलते हैं तो ठीक है, तो आपकी लोकेशन ही बन जाएगी इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब गुजरात आपका बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। ये समझना, मेगा इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट ऑफ अहमदाबाद, जो कि रजिस्टर्ड है गुजरात में, इन मॉरिशियस। हुआ क्या समझना, शाह डायमंड एक कंपनी है जो कि गुजरात की है और वो जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है। उन्होंने एक मेगा इवेंट्स कंपनी है दिल्ली की, ठीक है,
उनको क्या करते हैं, उनको वो लोग हायर करते हैं अपना एक इवेंट जो कि मॉरिशियस में करवाना था उसके लिए। ठीक है, तो वो लोग सर्विसेज किसका सर्विसेज ले रहे हैं कहाँ पे, मॉरिशियस में इवेंट के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। देखो रजिस्टर्ड तो अभी भी, ये तो वापस बी टू बी का केस फॉल हो रहा है। तो बी टू बी का केस फॉल हो रहा है ना, कि जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है मेगा, और जो शाह है वो भी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि गुजरात बना दो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हो जाएगा। मगर नहीं, एक स्पेसिफिक प्रोविजन आप लोग को याद होगा कि अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है, इवेंट आउटसाइड इंडिया है, ये लिख के आना है। देखो आंसर में इफेक्ट नहीं होगा, मगर ये प्रोविजन का मार्क्स मिलेगा आप लोग को कि अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं, और लोकेशन क्या हो गया रेसिपिएंट का, गुजरात। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर हमारा सेम है। बट अगर देखा जाए तो ये प्रोविजन आप जब इवेंट आउटसाइड इंडिया वाला लिखोगे आंसर, तो आपको इसका पूरा फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आया, गुजरात। ठीक है, बट एक बार ये मान लेते हैं ये अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता, अब बताओ, अब तो आपका ये बी टू बी लगता नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, और बी टू सी आप लगा नहीं सकते हो, बी टू सी लगाओगे तो लोकेशन ऑफ इवेंट जो कि मॉरिशियस हो जाता। तो अब बताओ, अब आप क्या करते, अब क्या आप यहाँ पे मॉरिशियस को मान लेते प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं। तब हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, हम लोग मान लेते किसको, रेसिपिएंट का लोकेशन जो कि हमारा क्या हुआ, गुजरात। देखा जाए ना तो ये इवेंट हेड आउटसाइड इंडिया वाला केस ना, ये बहुत अच्छा फॉल तब करेगा जब अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला आप लोग खुद करोगे। ये आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में। किसके केस में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी हम लोग देखते हैं कि बी टू बी सप्लाई हुआ है या बी टू सी हुआ है। अगर बी टू बी सप्लाई होता है तो मेरे को भूलने की दरकार नहीं है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट अगर बी टू सी हुआ है तो इस केस में हम लोग क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर डिलीवरी, प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर डिलीवरी। देखो यहाँ दिखेगा कहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस है। अगर बी टू बी वाला केस है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, बी टू सी वाला केस है तो जहाँ पे उस गुड्स को हम लोग दे रहे हैं डिलीवरी के लिए वो जगह बन जाएगी उसकी क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे काटा मारा है इस प्रोविजन पे। वो क्यों मारा है, कि पहले लिखा हुआ क्या था ये समझते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये काटा क्यों मारा है। पहले एक प्रोविजन हुआ करता था, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया तो डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बोला जाता था पहले, इसको याद मत रखना। ठीक है, ये चेंज हो गया है। ये पहले बोला जाता था कि अगर सपोज कोई गुड्स हम लोग इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंडिया का बाहर वाला लोकेशन को मान लिया जाएगा। जो कि सरकार को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे भी हमें जीएसटी का लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, तो उन्होंने इस प्रोविजन को काट दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला केस अगर हुआ तो दो ही बेसिस पे हम लोग यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। एक होता है बी टू बी वाला केस, एक होता है बी टू सी वाला केस। बी टू बी है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, बी टू सी है तो वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर वाला केस। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन को। Sukhiram Private Limited, a registered company in New Delhi, it sent its courier to Pune through Brew Air Courier Services। ठीक है, हुआ क्या, एक एस लिमिटेड है जो कि दिल्ली की है और रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको कोरियर भेजना था कहाँ पे, पुणे में भेजना था। तो उसलिए वो लोग क्या करते हैं, ब्रू कोरियर सर्विसेज की सर्विसेज लेते हैं। तो बताओ इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो भैया हम बताएंगे, हाँ बताओ, तुम ही बताओ। भैया देखो आप बोले थे कि इस जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस होगा तो दो तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है, या तो बी टू बी या तो बी टू सी। मैंने कहा हाँ, तो बताओ अब क्या लगेगा। तो भैया देखिए, बी टू बी मतलब होता है कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड हो। मैंने कहा हाँ, तो देखो भैया सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है यहाँ। मैंने कहा वेरी गुड। तो भैया बी टू सी नहीं बी टू बी लगेगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन के निकल के आएगा। तो भैया जो रेसिपिएंट की लोकेशन होती है वो। मैंने कहा वेरी गुड। तो क्या बना हमारा, दिल्ली। वेरी गुड।
दूसरा, मिस्टर बिंदिसार an unregistered person of New Delhi sends a courier to his brother in अमृतसर पंजाब। समझ में आया क्या बोला? देखो यहाँ से आओ। बिंदिसार दिल्ली का रहने वाला था और वो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है। बिंदिसार का एक भाई था हिंदीसार, जो कि कहाँ का था? पंजाब का रहने वाला था। अब बिंदिसार को अपने भाई के लिए एक कोरियर भेजना था, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक कोरियर सर्विसेज को हायर करता है, और जो कि दिल्ली की रहने वाली है, उसको दिल्ली में क्या करता है वो, ये कोरियर सर्विस समझो, ये कोरियर कंपनी है। बिंदिसार यहाँ पे जाके इस कोरियर कंपनी को अपने भाई वाला कोरियर दे देता है। तो इस केस में, जो कि कुरियर कहाँ पे जहाँ पहुंचाना होता है, पंजाब में, हिंदीसार के पास में, तो इस केस में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो भैया देखिए हम बताएंगे अभी भी। मैंने कहा बताओ। भैया देखिए आपने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस है, तो या तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा सप्लाई बी टू बी है या बी टू सी है। मैंने कहा वेरी गुड, तो बताओ बी टू बी है या बी टू सी है? भैया बी टू, देखिए यहाँ पे ये कोरियर कंपनी हमारी सप्लायर हो गई। मैंने कहा वेरी गुड। और ये बिंदिसार हमारा रेसिपिएंट हो गया। मैंने कहा क्या ये रेसिपिएंट हुआ या ये रेसिपिएंट हुआ? अब आप लोग हो गए थोड़े कंफ्यूज। फिर किसी ने दिमाग लगाया और बोला कि भैया ये तो रेसिपिएंट अल्टीमेट रेसिपिएंट हुआ ना, जिसको भेजा जा रहा है सामान, तो इसकी थोड़ी ना, देखा जाए तो ये दोनों ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक इनवॉइस बन के रेडी होगा, जो ये कोरियर सर्विस चार्ज करेगी वो तो बिंदिसार से करेगी, तो यहाँ पे रेसिपिएंट और सर्विस देखा जाएगा, निकाला जाएगा। मैंने कहा एकदम सही बोले। तो ये दोनों देखिए भैया, सप्लायर तो रजिस्टर्ड है बट रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो बी टू बी नहीं, यहाँ पे बी टू सी लगेगा। मैंने कहा एकदम सही बोल रहे हो। और भैया आपने बताया था कि ऐसे केस में जो गुड्स जहाँ पे हैंड ओवर होता है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, गुड्स हैंडेड ओवर को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। मैंने कहा एकदम सही बोल रहे हो। और गुड्स कहाँ हैंड ओवर हुआ गया है? दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया हमारा यहाँ पे? दिल्ली। एकदम सही जा रहे हो। सबको समझ में भी आ रहा है, मतलब अगर इतना आंसर दे पा रहे हो ना यार, तो सबको समझ में आ रहा है। ये देखते हैं। Pineapple Private Limited, a GTA based in Kanpur, Uttar Pradesh, is hired by a Hazel Enterprise registered supplier in Kanpur to transport and consignment of goods to buyer in New Delhi। देखते क्या हुआ। ये एक हेजल एंटरप्राइज है जो कि कानपुर यूपी की रहने वाली है, और ये जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है। ये लोग को अपना सामान भेजना था, ठीक है, दिल्ली में। तो इसके लिए ये लोग हायरिंग सर्विसेज एक जीटीए को पकड़ती है, पी लिमिटेड, जो कि कहाँ की है? यूपी की। ये लोग भी यूपी के, ये लोग भी यूपी के, उसको पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि लो हमारा सामान दिल्ली पहुंचा दो। तो इस केस में बताओ हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा? बताओ। तो भैया आप बताए थे। मैंने कहा अरे हाँ मैं समझ गया, मैं बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस हुआ तो अपने सबसे पहले चेक करेंगे कि बी टू बी सप्लाई है या बी टू सी है। अब बी टू बी तब माना जाता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड हो। और यहाँ पे देखो ये भी, ये सप्लायर कौन हुआ? हमारा जीटीए, ये भी रजिस्टर्ड है, और ये रेसिपिएंट ये भी रजिस्टर्ड है। तो ये बी टू बी हो गया, और बी टू बी में रेसिपिएंट की लोकेशन को हम लोग क्या मानते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? कानपुर। यहाँ पे बी टू सी नहीं लगा। मैंने कहा वेरी गुड, आप सबको अब समझ में आ गया और आप लोग अब मेरे को समझाने लग गए। एक और देखते हैं। सुखविंदर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ जीटीए एजेंसी बेस्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, इज हायर्ड बाय छाया ट्रेड लिंक रजिस्टर्ड सप्लायर इन न्यू दिल्ली, ट्रांसपोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू अ बायर इन कानपुर उत्तर प्रदेश। बताओ भैया, कुछ समझ भी नहीं आया, आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ गए। अरे ठीक है, आओ ना, अपने डायग्राम में इतना मेहनत क्यों किया हूँ, यहाँ से समझेंगे। ये एक सिटी लिंक कंपनी है जो कि दिल्ली की है, वो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है। उन लोग को अपना सामान भेजना था यूपी के अंदर में। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जीटीए का सर्विस लेती है, जीटीए की सर्विसेज लेती है, जो कि जीटीए कहाँ का है? यूपी का। तो उन लोग को सर्विसेज लेती है, ठीक है। अब बताओ इस केस में क्या लगेगा? तो भैया देखिए, जीटीए की सर्विसेज ले रही है, मतलब ये तो हो गया सप्लायर, मैंने कहा हाँ, और ये हो गया रेसिपिएंट, मैंने कहा हाँ। तो भैया आप बताए थे जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस होगा तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है बी टू बी सप्लाई है या बी टू सी। और बी, अरे हाँ भाई हाँ, बी टू बी मतलब होता है जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन और ये दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है। तो हम लोग मान लेंगे क्या, दिल्ली ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये देखते हैं। Mr. Srikant, a manager in a bank, is transferred from Bareilly, Uttar Pradesh to Bhopal, Madhya Pradesh.
Mr. Srikant family is stationed in Kanpur, Uttar Pradesh. He hires Goel Courier of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh, to transport his household goods from Kanpur to Bhopal. हुआ क्या समझते हैं। श्रीकांत है, वो यूपी का रहने वाला है और वो जीएसटी के अंडर में अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, वो गोयल करियर बोल के एक कंपनी है जो कि यूपी बेस्ड है, उसकी सर्विसेज ले रही है, अपने ट्रांसफर उसका ट्रांसफर हो जा रहा है दूसरे स्टेट में, भोपाल में। तो उसके लिए अपना जो यूपी से एमपी जाने के लिए सारा सामान ट्रांसशिफ्ट करने के लिए वो किसकी सर्विसेज ले रहा है, गोयल करियर की ले रहा है। ठीक है। तो बताओ, गोयल करियर के लिए है तो वो अपना सामान कहाँ पे दे दे रहा है, कानपुर में दे दे रहा है गोयल करियर को कि भोपाल में पहुंचा दो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यहाँ पे हमारा, भैया आप बताए थे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में हमें देखना पड़ता है बी टू बी सप्लाई है या बी टू सी सप्लाई है। मैंने कहा हाँ। तो बताओ। तो बोलते हैं भैया यहाँ पे सप्लायर तो ये हुआ गोयल करियर। मैंने कहा हाँ। और रेसिपिएंट हमारा श्रीकांत हुआ। मैंने कहा हाँ। भैया देखिए मान लेते हैं एक बार के लिए सप्लायर रजिस्टर्ड है बट श्रीकांत तो अनरजिस्टर्ड है। मैंने कहा हाँ, मतलब बी टू बी नहीं लगेगा। बोले हाँ। तो फिर अब बी टू सी का प्रोविजन क्या था, गुड्स जहाँ पे हैंड ओवर हुआ है, और गुड्स कहाँ पे हैंड ओवर हो रहा है, यूपी में। यूपी मतलब कानपुर में। तो कानपुर यूपी यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया। वेरी गुड। अगर सबको यहाँ तक समझ में आया ना, तो मेरे को लगता है आज अपनी यहीं तक ही ये वाला रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको दो पार्ट्स में करेंगे। अभी मैं जाने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग को सबको समरी दे देता हूँ। अभी तक जो अपने पढ़ ली है 12 मतलब सेक्शन नंबर 12 के बारे में, वो यहाँ पे एक बार समरी लिख देता हूँ मैं पूरा का पूरा। तो देखो समझते हैं हम लोग अभी तक हम लोग क्या किए हैं। हम लोग चालू किए थे अपना सेक्शन नंबर 12, और 12(1) था हमारा कि क्या बताता है 12(1) कि सप्लायर प्लस रेसिपिएंट अगर दोनों के दोनों इन इंडिया है तो सेक्शन 12 लगेगा। तो सेक्शन 12 अप्लाई करा जाएगा। ये कौन बताता है, सेक्शन नंबर 12(1). 12(2) क्या बोलता था, जनरल बात बोलता था, मतलब जनरल प्रोविजन था। और जनरल प्रोविजन क्या बोलता था हमारा कि अगर 12(3) से लेके अगर 12(3) से लेके 12(14) तक कोई भी प्रोविजन में आपका केस फॉल नहीं कर रहा है, अगर अप्लाई नहीं हो रहा है कोई भी प्रोविजन में, अगर आपका 12(3) से 14 कोई भी प्रोविजन अगर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 12(2). और 12(2) क्या बोलता था कि बी टू बी सप्लाई है या बी टू सी सप्लाई है। अगर बी टू बी सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानोगे। अगर बी टू सी सप्लाई है और जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वो अगर अवेलेबल है, वो रेसिपिएंट का एड्रेस अगर अवेलेबल है सप्लायर के रिकॉर्ड्स में, तो रेसिपिएंट के एड्रेस को रेसिपिएंट के एड्रेस को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। बट रेसिपिएंट का एड्रेस अगर अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही हम लोग क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 12(2) बताया था हमें। फिर हम लोग आते हैं 12(3) के पास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस में क्या बोला जा रहा है बताओ, किसी को याद आ रहा है तो बताओ ना यार, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या बोला जाता है। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं कि लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बट अगर वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, सब लोग सही बोल रहे हो। उसके बाद में और क्या पढ़ा था हमने, 12 सबसेक्शन 4 के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है सबको, 12 सबसेक्शन 4 क्या बताता है हमारा, बताओ यार। चलो आओ मैं बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं है।
12 सबसेक्शन 4 हमारा बात करता है कि अगर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद में क्या आ रहा है, रेस्टोरेंट केटरिंग वाला सर्विसेज का बात हो रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर रेस्टोरेंट केटरिंग, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, उसके बाद में फिटनेस, ठीक है, या ग्रूमिंग की सर्विसेज है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जहाँ पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है, लोकेशन जहाँ पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 12(5) के बारे में, जो कि हमारा बात करता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के बारे में। ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि B2B है या B2C है, और सबको पता है यहाँ पे इतना दूर आने के बाद कि B2B के केस में हमेशा आग बंद करके हमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मार देना है, बट अगर B2C का केस में है तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस में हम लोग को देखना होगा कि एक्चुअली सर्विसेज परफॉर्म, जहां B2C के केस में जहां पे एक्चुअली सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है, उसको हम लोग मान लेंगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली परफॉर्म्ड। उसके बाद में हम लोग आते हैं 12(6) के ऊपर में, एडमिशन वाला सर्विसेज। इसका क्या था कि जहां पे आप जा रहे हो, वेयर सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। 12(7) इवेंट वाला सर्विसेज था, तो इवेंट वाले में B2B और B2C था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े, 12(8) ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि अभी अभी पढ़ गया है और सबको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे अपना ये जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन बैंक का, उसको एंड कर रहे हैं। और एंड करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोग को समझ में आया जो मैं आज करवाया हूँ, सच्ची सच्ची बताना, आप लोग को समझ में आया मैं जो करवाया हूँ आज आप लोग को। भाई मैंने बहुत 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 मेहनत की है, पहले आप लोग के आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पढ़ा, उसके अंदर पढ़ के उसको कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करूँ, इस पे मेहनत किया। और डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में आप लोग को वापस वो प्रोविज़न को, जो क्वेश्चन है उसको रीड करना, और उसके बाद में आप लोग को वापस डायग्राम से एक्सप्लेन करके समझाना। उसके बाद भी मैं रुका नहीं यहाँ पे, मैंने, मेरा प्लान पहले जब मैं चालू करने वाला था वो यही था कि मैं ना सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्वेश्चंस और आंसर रेफर करूंगा, आप किसी को प्रोविज़न याद है या नहीं वो मेरा लुकआउट नहीं है। बट यार जब मैं चालू किया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई मेरे जैसा हो जिसको ना प्रोविज़न याद नहीं आ रहा हो क्वेश्चन रेफर करने टाइम, अगर डायरेक्ट करेगा तो, इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रोविजंस को भी रेफर किया। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ 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 यार मेरी मेहनत को ना आप लोग थोड़ा तो वैल्यू दो, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ना अपने दोस्तों तक फैलाओ। जितना मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी उससे डबल करूँगा। बट एक्चुअल रिस्पॉन्स जो आप लोग दे रहे हो ना, वैसा मेरे को अगर मिले तो मज़ा आएगा। बहुत सारे लाइव सेशंस भी लूँगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिलता है तो, ठीक है। साथ मिलके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है मेरे को भी, कि मैं अगर लाइव सेशन लूँगा और आप लोग उसमें आंसर करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप लोग देखते होगे, अब तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं अपने हर क्लास में ना ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि लिख के पढ़ाऊँ, आप लोग को डायग्राम से पढ़ाऊँ। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था ना, तो मेरे को ऐसे ही समझ में आता कि कोई नोट्स भी बनते जा रहे हो, कोई डायग्राम से समझाते भी रहता हो, जिससे कि सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, हो गया बहुत सारा ज्ञान आज का। सब लोग को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। सब लोग एंजॉय भी करें, पढ़े भी। और हाँ, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आने वाले हैं हमारे, तो इसके लिए आप लोग अपनी मेहनत डबल कर देना। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम पे कर सकता है, और यूट्यूब में कमेंट करके भी कनेक्ट कर सकता है। चलो एवरीवन, बाय, टेक केयर।